वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स की थ्योरी। ये चैप्टर जेई के पर्सपेक्टिव से स्टूडेंट्स है आपके लिए, बस इसमें एक क्वेश्चन आता है और नीट में इसमें से आता है केवल 2 से 3 क्वेश्चन। तो इस हिसाब से नीट वालों के लिए तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है ही और जेई वालों के लिए भी है, बट इसमें से मोस्टली आपको जो आता है वो है न्यूमेरिकल्स। इस पे आप ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल्स। तो आपको इतना याद रखना है, जब आपको न्यूमेरिकल्स ही ज्यादा पूछने वाले हैं तो जितना हो सकता है उतना आप फॉर्मूलाज को बाय हार्ट करके और किस तरह से आपको कैलकुलेशन करना है वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, फाइन। और अभी फटाफट से आप लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि कौन कौन लोग प्रेजेंट है और हम इसके बाद बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। नाउ केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स स्टूडेंट्स आपको पता है काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है, स्पीड या वेलोसिटी से रिलेटेड आप पढ़ रहे हो जब इन फिजिक्स तो हम उसको काइनेटिक्स कहते हैं, पर जब इन टर्म्स ऑफ केमिकल आता है तो हम रेट कहेंगे। जब भी केमिकल आएगा तो केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे, दैट इज रिएक्टेंट गेटिंग कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। तो किस स्पीड से, किस रेट से रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उसी को हम कहते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इसी हिसाब से हमने लिखा है कि रेट का फॉर्मूला क्या होगा, रेट का फॉर्मूला होगा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। और अगर आप इसका यूनिट देखोगे तो मोल लिटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना आपको? ओके, नाउ देखिए यहाँ पे हमेशा हम इस चीज को हमेशा पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं, पॉजिटिव क्वांटिटी ही रखते हैं। इसीलिए जब भी हम रिएक्टेंट के पर्सपेक्टिव से इस फॉर्मूला को देखते हैं तो हम साइन को क्या कर देते हैं, नेगेटिव। देखिए यहाँ पर, ठीक है। नाउ अब ये हमारे पास है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन दो तरह के, पहला है एवरेज रेट और दूसरा है इंस्टेंटेनियस रेट। जब भी आप एवरेज रेट की बात करते हैं ना स्टूडेंट्स, तब आप ध्यान दीजिए एवरेज रेट का मतलब लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन है इसमें, 1 डे, 1 मंथ एक्सेट्रा, 1 वीक। ठीक है, जब ज्यादा लंबा टाइम पीरियड है तो हम एवरेज रेट लेते हैं, और जब इंस्टेंटेनियस मतलब जैसे कि सेकेंड हो गया या मिनट हो गया या आर हो गया तो ये कम ड्यूरेशन है, तो ये छोटे टाइम ड्यूरेशन के लिए आप इंस्टेंटेनियस रेट लेते हैं। बाकी चीज वही है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। क्लियर? नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज अगर हम एक रिएक्शन की तरफ देखें, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है N2 plus 3H2 गिविंग 2NH3। इस रिएक्शन में आप देखते हैं तो 3 स्पीसीज इन्वॉल्व है, एक है N2, एक है H2, दूसरा है NH3। ठीक है, जब आप N2 के टर्म्स में या H2 के टर्म्स में लेते हैं तो आप यहाँ पे क्या लगाते हैं, नेगेटिव साइन, ताकि आपका रेट जो है पॉजिटिव आ सके। ठीक है, दूसरा जो आपका यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स लिखते हैं हम, ये जो नंबर ऑफ मोल्स है, ये नंबर ऑफ मोल्स हमेशा 1 अपॉन जो भी नंबर ऑफ मोल रहेगा वो आपको लिखना होगा, और जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा पॉजिटिव में होगा। बस यही है रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्टूडेंट्स कभी भी हम किसी रिएक्शन को देख करके नहीं निकाल सकते, तो हम इसको कैसे निकालते हैं, हम इसको निकालते हैं एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए एक रेट है जो कि फॉर एग्जांपल दिस इज द रिएक्शन, तो इस रिएक्शन के हिसाब से रेट ऑफ दिस रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, concentration of A raised to P, concentration of B raised to Q। तो ये जो P है, ये जो P है और जो Q है, it may or may not be equal to the stoichiometries of the respective reactants। क्लियर? तो जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं P may or may not be equal to M1, Q may or may not be equal to M2, बट इसको फाइंड फिर कैसे करते हैं, इसको फाइंड करते हैं हम विद हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। क्लियर है? और P प्लस Q की जो वैल्यू होगी उसे ही हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। क्लियर? नाउ ये आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हुआ, ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन P प्लस Q आप करोगे। क्लियर? नाउ पहले हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखिए यहाँ पे फॉर्मूला है आपको, रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन रेज टू जीरो। इसका मतलब क्या है, जैसे हम बोलते हैं ना रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर हम इसको प्रोपोर्शनैलिटी हटा के K लगाते हैं एंड देन कॉन्सेंट्रेशन जो है। अब इसमें जो पावर में, जैसे P और Q हमने पिछले स्लाइड में देखा था, यहाँ पे मान लीजिए कि P है। ठीक है, तो पावर में जो P है, अगर ये P की वैल्यू जीरो है तो इट मीन्स कि ये क्या है, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। क्या है? एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। क्लियर है? ओके,
C0 माइनस CT, ठीक है। तो ये आपको मिल गया रेट फॉर जीरो ऑर्डर, ये याद रखिएगा ये फॉर्मूला। यूनिट ऑफ के क्या रहेगा, सेम, मोल लिटर इनवर्स एंड के इनवर्स। अगर आप इस ग्राफ पे ध्यान देते हैं तो ये ग्राफ है कॉन्सेंट्रेशन का और ये है टाइम का। अगर आप रिएक्टेंट के टर्म्स में देखते हैं तो जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, जैसे जैसे टाइम जा रहा है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाता है। क्लियर। तो जो के है यानी कि रेट कांस्टेंट जिसे हम कहते हैं, वो क्या होगा, नेगेटिव स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। क्लियर। नाउ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में स्टूडेंट्स आपको ज्यादा याद नहीं रखना है, बस ये एक फॉर्मूला आपको जान के रखना है क्या है, फिर इसके बेसिस पे आप टी हाफ भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर क्या होते हैं, वो रिएक्शंस जिसमें जो ये हमने किया था ना, रेट इज इक्वल टू के इंटू द कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पी है, तो पी की वैल्यू जीरो ऑर्डर में जीरो होनी चाहिए थी, वैसे ही फर्स्ट ऑर्डर में पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। क्लियर है। तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं और सबसे इंपॉर्टेंटली ये टी हाफ के बेसिस पे आते हैं। जब टी हाफ की बात की गई है तो लॉग लीनियर 2 अपॉन के आएगा, ठीक है। तो आप इसको अगर आप चाहें तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको कर सकती हूँ, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है याद करने के लिए। तो t इज इक्वल टू 2.303 बाई टी दिया है, ठीक है, इनटू लॉग, ठीक है। जब भी हम ये करते हैं 2.303 इंटू लॉग, तो इसको डायरेक्टली हम कन्वर्ट कर सकते हैं इंटू लॉग लीनियर। यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, जब भी आपका 2.303 इंटू लॉग है तो इट कैन बी डायरेक्टली रिटर्न एज लॉग लीनियर और वाइस वर्सा। क्लियर। तो आपका यहाँ पे है C0 बाई CT, तो C0 क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, CT क्या है। तो अगर हम टी हाफ की बात करें तो पहली चीज टी हाफ क्या होता है, तो हाफ लाइफ पीरियड का मतलब ना स्टूडेंट सिंपल है कि सपोज कर लीजिए एक आपका कोई केमिकल है जो 100 ग्राम है, क्लियर, 100 ग्राम है, तो जो टाइम रिक्वायर्ड है, जो टाइम आपका रिक्वायर्ड है इस 100 ग्राम को 50 ग्राम में डिसइंटीग्रेट होने के लिए, ठीक है, वो टाइम को हम कहते हैं टी हाफ, ठीक है। तो ये जो टी हाफ है ये हाफ टाइम पीरियड को बोलते हैं, जो हाफ टाइम पीरियड मतलब जो आपका सब्सटेंस है उसको हाफ डिग्रेड होने के लिए कितना टाइम लगा। तो इसका मतलब ये जो CT होगा ये होगा C0 बाई 2, क्योंकि C0 का आधा होना है ना, 100 बाई 2 इज 50, तो C0 बाई 2, तो ऑब्वियसली ये और ये कैंसिल होता है और आपका हो जाता है K इज इक्वल टू 2.303 इंटू लॉग को मैंने लिख लिया ln अपॉन T और ये हो गया 2। क्लियर। लॉग लीनियर 2, और लॉग लीनियर 2 की वैल्यू है आपकी 0.693 अपॉन टी, ठीक है। तो ये आपका के का वैल्यू आया। वैसे ही आप इसको टी के टर्म्स में, ये टी हमारा हाफ होगा क्योंकि हमने हाफ लाइफ लिया है सब्सटेंस का, अगर आप टी हाफ लेते हैं तो टी हाफ विल बी इक्वल टू 0.693 अपॉन के। क्लियर है। तो ये चीज आपको याद रहेगी स्टूडेंट्स, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं सेकेंड ऑर्डर पे। मोस्टली ये रिएक्शन आप इसके बेस्ड आपको क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते सेकेंड ऑर्डर बेस्ड, जस्ट ये फॉर्मूला आप बाय हार्ट कर लीजिए, दैट्स इट। सेकेंड ऑर्डर बेस्ड आपको ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, ठीक है। दूसरा सूडो ऑर्डर या सूडो फर्स्ट ऑर्डर जिसे हम कहते हैं, कि एक्चुअली ये जो रिएक्शन होते हैं ये जो रिएक्शंस होते हैं ये ओरिजिनली आपके होते हैं हायर ऑर्डर के, ठीक है, हायर ऑर्डर, बट इसको बाय चेंजिंग और बाय टेकिंग लार्ज एक्सेस ऑफ एनी ऑफ दी रिएक्टेंट लाइक बी और ए, जिस पे भी ये रिएक्शन डिपेंड करता है, किसी एक रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज्यादा एक्सेस में ले लिया, ठीक है, जैसे बहुत ज्यादा एक्सेस में ले लिया तो इसको कन्वर्ट करते हैं, ऐसे एक्सेस में लेकर के इसको कन्वर्ट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर में, तब इस रिएक्शन को हम बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर। इसके बेस्ड भी आपको ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, बट स्टिल आप ये फॉर्मूला बाय हार्ट करके रख सकते हैं। क्लियर। नाउ ये जो टेबल है आपके सामने, इस टेबल में स्टूडेंट्स आपके पास है जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और nth ऑर्डर के कुछ फॉर्मूले, जिसमें आपको डिफरेंशियल रेट लॉ का फॉर्मूला सभी का दिया हुआ है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ का फॉर्मूला सभी का दिया हुआ है, लीनियर ग्राफ्स कौन कौन से बनेंगे इन सभी कंडीशन पे ये भी दिया हुआ है, और हाफ लाइफ ये है आपका इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बेस्ड ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंटली आते हैं, तो ये आपको एकदम याद होने चाहिए ये दो, ठीक है। ये दो यानी कि जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ याद होना चाहिए
और फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ याद होना चाहिए। इसके बेस्ड आपको क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? और ये मैं अभी बता चुके हैं आपको। नाउ नेक्स्ट मेथड टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन कितना प्रोग्रेस हुआ है। अगर मैं इसको बोलूं कि ये गैसियस रिएक्शन है, ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे जो है ए हमारा गैस है और ये गैस कन्वर्ट हो रहा है इनटू बी जो कि एक अनदर गैस है। सपोज ये 1 मोल से फॉर एग्जांपल लेट्स से 2 मोल में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये डबल हुआ है, तो इसका मतलब जो प्रेशर होगा वो भी उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, जितना नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा उतना ही प्रेशर भी इंक्रीज होगा गैस का। तो इस हिसाब से आपको ये फॉर्मूला दिया है जो आपको याद रखना है। बेसिकली इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत रेयर आते हैं, पर आप याद रखेंगे तो ये बेटर रहेगा। फॉर्मूलाज आपको रखना ही है हर एक। ठीक है, समझ रहा है ना बच्चों? प्लीज कमेंट करो। ठीक, यहाँ पे जो है के यानी कि रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी 2.303 अपॉन लॉग ऑफ P0। P0 का मतलब क्या होता है? P0 मतलब प्रेशर एट इनिशियल पॉइंट। ठीक है, n-1, n इज नथिंग बट मोल्स। ठीक है, मोल्स। देन यहाँ पे P0 माइनस PT, PT इज द टाइम या इनफाइनाइट टाइम जिसके बाद भी आप ये मॉनिटर कर रहे हो, प्रोग्रेस देख रहे हो रिएक्शन का वो। तो ये फॉर्मूला क्या है? सिर्फ आपको प्रोग्रेस बता रहा है। अगर कोई गैसियस रिएक्शन है तो प्रेशर में चेंज से आपको पता चल जाएगा कि रिएक्शन का प्रोसेस कहाँ पर है, कितना प्रोग्रेस हो चुका है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज टाइट्रेशन मेथड। अगर मान लीजिए कि लिक्विड है सब्सटेंस, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि कोई जो भी रिएक्शन है जो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कन्वर्ट हुआ है, सपोज कर लीजिए आफ्टर 10 मिनट्स, फॉर एग्जांपल आफ्टर 10 मिनट्स हमने क्या किया, मॉनिटर करना है, तो हम इस रिएक्शन को तभी रिएक्शन मिक्सचर से थोड़ा अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट निकालेंगे या रिएक्शन मिक्सचर को थोड़ा अमाउंट में ले लेंगे और ले करके उसको हम क्या करेंगे, फ्रीज कर देंगे। फ्रीज करने के बाद, फ्रीज करने से क्या होगा कि आपका जो रिएक्शन है वो वहीं पर स्टॉप हो जाएगा और फिर इसको विद हेल्प ऑफ टाइट्रेशन हम इसका कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट एंड लास्ट कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करके और उसके बाद हम निकालते हैं रेट कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला। क्लियर है? नाउ ये हो गया एक टाइट्रेशन। ये जो मेथड है स्टूडेंट, ये कब यूज होगा? जब आपके पास कोई एक्टिव सैंपल है जो ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव सैंपल है तब। ठीक है, तब हम इसका ऑप्टिकल रोटेशन निकालते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है R0 मतलब एट T0, RT मतलब रोटेशन एट टाइम T एंड R इनफाइनाइट मतलब रोटेशन एट इनफाइनाइट टाइम। क्लियर? तो यहाँ पर ना ये y नहीं है, दिस इज R, दिस इज R। क्लियर? तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा। बेस्ड इसके भी क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। तो जो पहले हम क्या करते थे, जो भी रिएक्शन रेट था उसको टेम्परेचर कोएफिशिएंट के हिसाब से निकालते थे। तो हम कैसे निकालते थे? फॉर एग्जांपल KT का मतलब है, मान लीजिए कि टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस है, इस टेम्परेचर पे जो आपने रेट कांस्टेंट कैलकुलेट किया है वो है KT। ठीक है, और उसी के बेसिस पे ये फॉर्मूला है कि KT प्लस 10 यानी कि न्यूमरेटर में हो गया 10 डिग्री सेल्सियस के ऐड करने पर जो KT की वैल्यू आएगी वो। ठीक है, अपॉन KT, तो इट विल बी नियरली 2 to 3, ऐसा ऑलमोस्ट रिएक्शन के लिए हुआ करता था। ठीक है, नाउ ये चीज थी हमारी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या कहता है कि कुछ ना कुछ अमाउंट से इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। इट वर्क्स एज कैटलिस्ट, डिपेंड कि वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। क्लियर? नाउ अर्हेनियस थ्योरी। अर्हेनियस थ्योरी क्या है? तो बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बेस्ड आपको क्वेश्चन आएगा ही। सी, अगर मान लेते हैं कि रिएक्टेंट की एंथैल्पी रही होगी HR, समेशन ऑफ HR, यानी जितने भी रिएक्टेंट है सभी की टोटल एंथैल्पी, अगर वो यहाँ पर है, इस पॉइंट पर है एट प्रेजेंट, यानी इनिशियल स्टेज ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन यानी कि ये जीरो पोजिशन पे, यानी कि इनिशियली अगर ये एंथैल्पी है तो आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो प्रोसीड करने के बाद जो एंथैल्पी होगी वो हाईएस्ट होगी। ये वो एंथैल्पी होती है जहां पर फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कोई रिएक्टेंट है लेट्स से H2, ठीक है, तो इसके बीच में बॉन्ड होता है H बॉन्ड H। ठीक है, ये कैसा होता है H बॉन्ड H, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है इसे ब्रेक करने के लिए ये वो एनर्जी है। तो दिस इज योर एक्टिवेशन एनर्जी, दी पीक एनर्जी, और ये होता है हाईएस्ट एनर्जी। इसके बाद क्या होता है, अब ये बॉन्ड जो है हमारा ब्रेक हो गया, हमारे पास हाइड्रोजन या तो रेडिकल के फॉर्म में
या पॉजिटिव आयन। बेसिकली यहाँ पे पॉजिटिव आयन नहीं बन सकता क्योंकि ये एलिमेंट था, ठीक है। तो हमारा जो है रेडिकल के फॉर्म में जो हमारा ये हाइड्रोजन निकला है, ये कहीं ना कहीं दूसरे रिएक्टेंट के साथ, सपोज बी के साथ कंबाइन होगा। तो जैसे जैसे ये रिएक्शन कंबाइन होगा, यानी कि मान लीजिए कुछ ऐसा बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, तो ये बॉन्ड जब फॉर्म होगा तो बॉन्ड के फॉर्मेशन के साथ जो हमारी एनर्जी होती है, एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। यानी कि आपकी जो एनर्जी ये लास्ट थी सबसे हाईएस्ट जहां पे बॉन्ड ब्रेक हुए होंगे, और फिर वहां से ये एनर्जी डिक्रीज होनी शुरू हुई। अगर ये हम बोलते हैं ये पॉइंट है प्रोडक्ट का, तो ये तो होगा लीस्ट एनर्जी वेयर प्रोडक्ट इज स्टेबल और प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। यहाँ पे आपका प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ये हमेशा रिएक्टेंट के एंथैल्पी से कम होना चाहिए, याद रखिएगा, तभी आपको फाइनल माइनस इनिशियल आपको कुछ वैल्यू मिलेगी, ठीक है। ये हमेशा रिएक्टेंट से कम होना चाहिए। क्लियर ना। अगर आप ये देखेंगे तो ये E रेस टू माइनस EA नथिंग बट एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन RT, ये क्या करता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अगर इस ग्राफ में मैंने यहाँ पे प्लॉट किया है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और इस तरफ प्लॉट किया है एक्टिवेशन एनर्जी, तो जितनी ज्यादा टेम्परेचर से यहाँ पे टेम्परेचर T2 जो हाईएस्ट है विच इज ग्रेटर, वहां आपको क्या मिलेगा, ज्यादा नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल मिलेगा। वहीं पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल T1, यहाँ जो आपको T1 है, अगर T1 के देखेंगे तो T1 लीस्ट टेम्परेचर है, तो वो टाइम पे यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इतना ही है, कम है, ठीक है। तो इट मीन्स कि जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद एक्टिवेशन एनर्जी जो है ज्यादा मिलेगा, ठीक है। रेट डिपेंड करता है इस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल पे। क्लियर। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E रेज टू माइनस EA अपॉन RT। क्लियर। नाउ जो आपका रेट कांस्टेंट है दैट विल आल्सो बी डिपेंडेंट ऑन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। सी जो प्रोपोर्शनलिटी है वो हटेगा तो आपका लगेगा अर्हेनियस कांस्टेंट A। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसके बेस्ड आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। दिस इज अर्हेनियस इक्वेशन। क्लियर ना। बताते चलिए, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट, जब भी आप कैटलिस्ट की बात करोगे तो देखिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। एक्टिवेशन एनर्जी मैंने बोला था फॉर एग्जांपल ये मेरा एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ए बी कोई मॉलिक्यूल है, इसके बीच में ये बॉन्ड है, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड, इसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो जिसको मैंने बोला था अगर हम इस ग्राफ में देखते हैं तो ये होगा एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, दैट इज द टॉप मोस्ट लेवल, ठीक है, जहां पे एक मॉलिक्यूल जा सकता है, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। अब आप देखो कैटलिस्ट ऐड करते ही ये जो है रिड्यूस हो गया, दिस एक्टिवेशन एनर्जी कम्स हियर, यानी रिड्यूस हो गया। जब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई दैट मीन्स कि क्या हुआ है, यहाँ पे कैटलिस्ट के वजह से रेट ऑफ रिएक्शन में फर्क पड़ा है, ठीक है, यानी कि कम एनर्जी में भी रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी लोअर हो जाती है, तो ये होता है हमारा कैटलिस्ट का रोल, ठीक है ना। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ ऑर्डर, सबसे पहले समझ लीजिए कि हमारे पास दो तरह के रिएक्शन होते हैं। एक होता है एलिमेंटरी, ठीक है, जो आपको नीचे लिखा हुआ भी है एलिमेंटरी, सी दिस वन एलिमेंटरी, एंड अनदर इज कॉम्प्लेक्स, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब दोनों में मतलब क्या है, ये क्या होता है, ये सिंगल स्टेप होता है, हमेशा याद रखिएगा ये होते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन। वेयरएज ये जो होता है स्टूडेंट्स, ये होता है मल्टी स्टेप हो सकता है, n नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, या फिर इनमें इंटरमीडिएट हो सकता है, या फिर क्या होगा, एक तो इंटरमीडिएट हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि इसमें कोई रिएक्शन मैकेनिज्म इन्वॉल्व है। अब मैकेनिज्म क्या होता है, तो मैकेनिज्म जैसा आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा होगा कि मैकेनिज्म होता है कुछ, देयर आर 3 स्टेप्स, पहले प्रोटोनेशन होता है, फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, फिर डीप्रोटोनेशन। तो ऐसे में क्या होता है कि मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है, तो मैकेनिज्म वाले और जितने भी मल्टी स्टेप रिएक्शंस है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आते हैं। तो हम इनका ओवरऑल मोलिकुलैरिटी नहीं निकाल सकते। ओवरऑल नहीं निकाल सकते मतलब अभी जैसे मैंने बोला मल्टी स्टेप है तो हर स्टेप का एक आपका मोलिकुलैरिटी निकलता है हर स्टेप का, लेकिन आप इन सबको ऐड करके कहोगे कि मैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का भी मोलिकुलैरिटी पूरा निकाल सकता हूँ तो नॉट पॉसिबल, ऐसा कभी नहीं होता,
कि आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ओवरऑल मॉलिक्यूलैरिटी निकाल सके। आप हर एक स्टेप का अलग अलग निकाल सकते हैं, बट पूरे रिएक्शन का नहीं निकाल सकते। और जो एलिमेंट्री रिएक्शन होता है सिंगल स्टेप, डेफिनेटली ये आप निकाल सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये कुछ नहीं होता, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। कितना? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन इज मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे कि यहाँ पे A मोल्स ऑफ कैपिटल A, जो भी रिएक्टेंट A है, प्लस B मोल्स ऑफ रिएक्टेंट B लिया गया है, तो जो मॉलिक्यूलैरिटी होगी वो होगी A प्लस बी इक्वल टू व्हाटएवर, ठीक है। तो अगर A प्लस बी जितनी भी वैल्यू आएगी वो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी होगी। इट मे बी 1 2 3 या जो भी। क्लियर? यहाँ पे हमारे पास दो तरह के रिएक्शन मैंने आपको बता दी है, और दोनों में किस तरह से मॉलिक्यूलैरिटी वर्क करती है वो भी आपको समझा दिया। क्लियर है स्टूडेंट? कुछ अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट में आप डालते जाइए, मैं आपको रिस्पॉन्स करती रहूंगी, ठीक है। नाउ यहाँ पे आपको एलिमेंट्री रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है। जैसा मैंने बताया ये सिंगल स्टेप होता है, और सिंगल स्टेप रिएक्शन को आप मॉलिक्यूलैरिटी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर नेक्स्ट इज योर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में स्टूडेंट मैंने आपको बताया आप हर एक सिंगल स्टेप का मॉलिक्यूलैरिटी निकाल सकते हो, पर ओवरऑल मॉलिक्यूलैरिटी नहीं निकाल सकते ना। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन विल नॉट बी डिफाइंड, इसमें जो है मॉलिक्यूलैरिटी नहीं डिफाइन की जा सकती। क्लियर है? और अगर आप बोलोगे रेट लॉ निकालना है मुझे, तब हम क्या कर सकते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का सहारा लेते हैं। तो RDS या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होगा? जैसे मैंने बोला ये मल्टीपल स्टेप में होते हैं ये रिएक्शन, तो इसमें जो स्टेप सबसे स्लो होता है वो होता है हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्लियर है? तो ये इंटरमीडिएट ही होता है। क्लियर? तो ये आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हुआ। देन दिस इज एंड ऑफ द चैप्टर, और इसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ कितना पढ़ना है, तो आपको फॉर्मूलाज पढ़ने हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सारे फॉर्मूलाज आपको बाय हार्ट होने चाहिए, और साथ ही अर्हेनियस थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी बेस्ड। अर्हेनियस के फॉर्मूला बेस्ड आपको क्वेश्चन आता है। सो स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टाइम टू से बाय बाय। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।